देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के साथ आगे सामने मौजूद दोस्तों चलिए सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे जहां पर राहुल गांधी गए थे मोदी के साथ में 1 घंटे बैठक करने, लेकिन जब बाहर आते हैं दोस्तों तो 2 पन्ने का लेटर थमाते हुए साफ तौर पर कह देते हैं कि नेता विपक्ष का पोस्ट कोई रबर का स्टंप नहीं होता और कहीं पर भी उठाकर स्टाम्प लगाकर वेरीफाई करके नहीं दिया जा सकता। कुल मिलाकर दोस्तों राहुल गांधी ने नेता विपक्ष के पोस्ट की जिम्मेदारी बताते हुए नरेंद्र मोदी और बीजेपी को जोरदार तरीके की फटकार लगाई है। दोस्तों बताएंगे नेता विपक्ष के पोस्ट से राहुल गांधी ने कैसे बीजेपी को जोरदार तरीके से हड़काया है। दोस्तों इसी के साथ में नीट परीक्षा को लेकर राहुल गांधी द्वारा उठाए गए सवाल के बाद आखिरकार परीक्षा को रद्द करना पड़ा। दोस्तों इसके बाद बताएंगे आगे क्या हुआ और वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्य के मंत्री कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। दोस्तों बताएंगे कौन से आने वाले चुनावी राज्य को लेकर ये बड़ी अपडेट और एक एक करके चलेंगे सारी बड़ी खबरों की तरह। उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की नेता विपक्ष के पोस्ट पर राहुल गांधी ने सही जिम्मेदारी निभाई है और एकदम सही से भाजपा को समझाया है कि नेता विपक्ष का पोस्ट कोई कठपुतली नहीं होता कि जिसको जिधर नचाओगे उधर नाचेंगे, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार आगे भी पहुंचती रहे। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के घर जाते हैं दोस्तों, यानी जिसका नाम लोक निर्माण मार्ग रख दिया गया है 7 RCR का, उस वाले घर पर प्रधानमंत्री आवास पर जाते हैं दोस्तों। राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास पर तकरीबन 1 घंटे तक बैठक कर रहे होते हैं और बैठक में देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी जस्टिस सूर्यकांत मौजूद थे दोस्तों। ऐसे में राहुल गांधी और जस्टिस सूर्यकांत और प्रधानमंत्री के बीच में एक बैठक शुरू हो जाती है दोस्तों, यानी तीनों दिग्गज बैठकर तय करते हैं कि आखिर सीबीआई का अगला डायरेक्टर कौन बनेगा और लगभग 1 घंटे बैठक चलती है दोस्तों। उसके बाद अचानक से खबर सामने आती है कि राहुल गांधी का काफिला, राहुल गांधी की गाड़ी प्रधानमंत्री आवास से बाहर निकली है और इसके बाद राहुल गांधी 10 जनपद रोड पहुंचते हैं दोस्तों अपनी मां सोनिया गांधी से मुलाकात करने के लिए और वहां से एक प्रेस नोट जारी किया जाता है, यानी मीडिया को बताया जाता है कि आखिर क्या कुछ हुआ है पूरा मामला। इसके बाद राहुल गांधी ने एक प्रेस नोट जारी किया दोस्तों जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि राहुल गांधी को किस तरीके से केवल एक रबर स्टाम्प बनाने की कोशिश की गई दोस्तों, लेकिन राहुल गांधी ने इस बात का पूरी तरीके से खंडन कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री आपको यह चिट्ठी लिख रहा हूं अपने नेता विपक्ष की भूमिका में, जिसमें राहुल गांधी कहते हैं कि आज सीसीसी की बैठक होती है और इस बैठक में अगले सीबीआई के डायरेक्टर को लेकर चर्चा होती है, लेकिन आपकी सरकार ने बार बार सीबीआई का मिसयूज किया है, गलत तरीके से इस्तेमाल किया है और देश के अंदर राजनीतिक पार्टियों को जब देखो तब परेशान किया है सीबीआई का इस्तेमाल करके, और पत्रकारों के साथ साथ जो लोग आपकी आलोचना करते हैं आप उनके ऊपर सीबीआई की कार्रवाई करके सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं, यानी आपका काम है सीबीआई का दुरुपयोग करने का। इसीलिए मैं जब बैठक में गया था तो मैं इस उम्मीद के साथ में गया था कि मुझे सीबीआई डायरेक्टर के चयन के लिए जो लोग उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं, यानी जिन लोगों में से नाम हमको चुनना था उनमें से सब लोगों की रिपोर्ट 360 डिग्री की रिपोर्ट मेरे पास होती। मैं बार बार उम्मीद कर रहा था कि मुझे पहले ही उपलब्ध कराई जाएगी, मैं सबके बारे में डिटेल में जानकारी इकट्ठा करता और जानकारी प्राप्त करने के बाद मैं जाकर बताता कि किसको चुनना है किसको नहीं चुनना, लेकिन मुझे रिकॉर्ड नहीं दिया गया, मुझे सारी जानकारी नहीं दी गई। 360 डिग्री तक जो पूरा काम होता है वो बताने से कहीं ना कहीं कन्नी काटने की कोशिश की गई। और राहुल गांधी ने कहा कि सीबीआई डायरेक्टर के पोस्ट पर कौन सा उम्मीदवार सही है कौन सा उम्मीदवार सही नहीं है ये तो तब पता चलेगा ना जब मुझे इस बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी, डिटेल बताया जाएगा एक एक उम्मीदवार के बारे में कि ये अपने इतिहास में ये काम कर चुके हैं, उस काम के साथ में ये काम कर चुके हैं और इन्होंने इन क्षेत्रों में उपलब्धियां प्राप्त की है, सारी जानकारी दी जाएगी। उसके आधार पर आराम से तय करता। उन्होंने कहा कि मैं तो डिटेल में रिपोर्ट पढ़ने वाला था, लेकिन मुझे पता चलता है कि मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई है, कोई रिपोर्ट नहीं दी गई। मैं यहाँ पर गया तो मुझे सीधी उम्मीद जताई गई कि मैं जाकर सिग्नेचर कर दूं, साइन कर दूं, स्टाम्प मार दूं और नेता विपक्ष की कोई भूमिका ना रहे इस पूरे मामले को लेकर। दोस्तों राहुल गांधी ने आगे कहा कि मैंने इसे पहले भी डिसेंट जताया था, यानी मीटिंग के बाद साफ तौर पर बोला था कि मुझे मीटिंग के करने के तरीके पर एक आपत्ति है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी की सरकार ने कोई नया बड़ा बदलाव नहीं किया दोस्तों, क्योंकि भाजपा को लगता है कि वो आराम से किसी को भी अपना सीबीआई का डायरेक्टर बना सकते हैं। दोस्तों राहुल गांधी ने एक लाइन कही है जो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है और काफी राहुल गांधी की तारीफ की जा रही है। दोस्तों राहुल कहते हैं कि द लीडर ऑफ ओपोजिशन पोस्ट इज नॉट अ रबर स्टाम्प और मैं संविधान की अपनी ड्यूटी यानी अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल इस पक्षपातपूर्ण बैठक में नहीं कर सकता, यानी पक्षपातपूर्ण वाली बैठक में रहकर अगर कोई फैसला आ जाएगा तो मेरे खिलाफ ये माना जाएगा और इसीलिए राहुल गांधी ने अपने आप को इस बैठक से अलग कर लिया है। दोस्तों कुल मिलाकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और नरेंद्र मोदी के बीच में तय होगा कि अगला सीबीआई का डायरेक्टर कौन बनेगा। कुल मिलाकर राहुल गांधी को जो बोलना था दोस्तों डंके की चोट पर बोलकर आ गए हैं। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर नीट का पेपर लीक होने के मामले को लेकर राहुल गांधी के द्वारा बड़ा बयान सामने आता है। दोस्तों राहुल गांधी कहते हैं कि देश के युवाओं के सामने एक गंभीर बात रखना चाहता हूं, एक काम कीजिए, खुद गूगल कीजिए और 2024 के नीट परीक्षा की भयंकर चोरी के दौरान एनटीए के जो डायरेक्टर थे, जो डीजी थे, उनके बारे में जाकर पढ़िए कि नरेंद्र मोदी ने उनको क्या सजा दी और किस तरीके की सजा दी। इसके बाद राहुल गांधी कहते हैं कि देखा, समझ में आया, बीजेपी इसी तरीके से लाखों मेहनती विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को इनाम देती है और उनकी रक्षा करने के ऊपर से उन्हें
तरक्की देती है और मोदी सरकार और बीजेपी आपके भविष्य के साथ में चोरी कर रही है और ऊपर से सीना चोरी कर रही है। यानी 2024 में भी लीक हुआ था, 26 में भी लीक हुआ और ये लोग मानने को तैयार तक नहीं है दोस्तों। और इसीलिए राहुल गांधी ने युवाओं से कहा है कि आप लोग देखिए जरा कि 2024 के अंदर जो डीजी था एनटीए का, जिसने ये पूरा एग्जाम कराया था और पेपर लीक हो गया था, वो कौन से बड़े पोस्ट पर पहुंच गया है दोस्तों। राहुल गांधी ने ये जो गूगल पर सर्च करने के लिए बोला, उस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी ने खुद से बता दिया है कि राहुल गांधी क्या कहना चाहते थे। और राहुल गांधी ने जो बातें की है वो इतना ज्यादा सीरियस क्यों है दोस्तों। जो बड़ी अपडेट है वो ये कि अचानक से एक और जानकारी देते हुए कांग्रेस पार्टी ने कहा कि मिलिए आईएएस अधिकारी सुबोध कुमार सिंह से। यानी 2024 में जब नीट का पेपर लीक होता है तो ये डीजी के तौर पर काम कर रहे थे, एनटीए के डीजी थे और इनके ऊपर सारी जिम्मेदारी बनती थी कि आखिर पेपर कैसे लीक हो गया। और लोगों के गुस्से के शांत होने के साथ ही 2024 के अंदर अचानक से फिर से सरकार ने अपने आईएएस अधिकारी सुबोध कुमार सिंह को बड़े बड़े पोस्ट पर जिम्मेदारी दे दी दोस्तों। जैसे ही आम जनता का गुस्सा कम होता है वैसे ही इनको मिनिस्ट्री यानी स्टील मिनिस्ट्री के अंदर पोस्टिंग दे दी जाती है। इसके बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का प्रिंसिपल सेक्रेटरी यानी भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से सबसे बड़ी पोस्ट पर इनको पहुंचा रही है दोस्तों। इनके टाइम में पेपर लीक हुआ था। सवाल यह है कि जिसके टाइम में पेपर लीक हुआ वो कैसे इतने बड़े पोस्ट पर पहुंच गया, और अगर ऐसे इस तरीके से पोस्ट पर पहुंचता रहेगा तो फिर कैसे देश के अंदर पेपर लीक रुकेगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि ये तो तोहफा देने वाली बात हो गई और इसीलिए राहुल गांधी ने देश की आम जनता और खासकर युवाओं से इस बारे में पढ़ने के लिए बोला दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी एकदम सही कह रहे हैं तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी का काफिला लगातार बढ़ता चला जा रहा है दोस्तों। लखनऊ स्थित पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक बड़ा चेहरा और पूर्व राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त एएमयू के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद खालिद मसूद ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है दोस्तों। प्रदेश के अध्यक्ष राजीव राय मौजूद थे और उनके साथ में सीतामढ़ी के कांग्रेस पार्टी के सांसद राकेश राठौड़ भी मौजूद थे और इन दोनों की मौजूदगी में इन्होंने पार्टी का दामन थामा है। खालिद मसूद अपने पूरे अनुभव का इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर मजबूत संगठन देंगे दोस्तों। आप लोग की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर भारत के एक दिग्गज नेता की कांग्रेस पार्टी में वापसी होने जा रही है दोस्तों। आपको बता दें कि राहुल गांधी के कार्यालय से संपर्क साधा कुलदीप बिश्नोई ने। अब चर्चा चल रही है कुलदीप बिश्नोई जल्द कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। राहुल गांधी से हरी झंडी मिलने के साथ ही वो ऐसा करेंगे। हालांकि भूपेंद्र हुड्डा के साथ में उनका आपस में विवाद है दोस्तों। इस मुद्दे को लेकर आखिर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी कैसे दोनों के बीच विवाद को ठंडा करवाते हैं और पार्टी में इनको शामिल करवाते हैं। अगर ऐसा होता है और कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस पार्टी में आ जाते हैं तो बिश्नोई समुदाय का एक बड़ा तबका उनके साथ आकर खड़ा हो जाएगा और इसीलिए आने वाले पंजाब के चुनाव से लेकर हरियाणा के चुनाव के अंदर इनकी बड़ी भूमिका हो सकती है दोस्तों। कुलदीप बिश्नोई पार्टी में शामिल होंगे या नहीं होंगे ये तय करेंगे राहुल गांधी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ बैठकर ही सब कुछ तय होगा। आप लोग की जो भी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ पश्चिम बंगाल के अंदर जिस तरीके से धरपकड़ शुरू हो गई है दोस्तों, एक तरीके से एक बड़े वर्ग के अंदर डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। जो अपडेट है वो ये कि गार्गा चटर्जी को पहले चरण के मतदान के दिन ईवीएम खराब होने पर सवाल उठाए जाने के मामले को लेकर पिछली रात जांच के बावजूद ईवीएम में खराबी क्यों आ गई ये बयान देने के मामले पर गिरफ्तार कर लिया गया है दोस्तों। चुनाव के दौरान ईवीएम पर उठाए गए सवाल को लेकर यह गिरफ्तारी की गई है, ऐसा दावा मीडिया में चल रहा है। आपको बता दें कि कोलकाता पुलिस के आयुक्त अजय नंद ने लाल बाजार के अंदर पत्रकारों को बताया कि उनके खिलाफ शिकायत कोलकाता उत्तर के जिला निर्वाचन अधिकारी यानी डीओ ने दर्ज करवाई थी और साइबर प्रकोष्ठ ने कार्रवाई शुरू किया और इसके बाद 2 बार तलब किया, लेकिन बाद में उनको गिरफ्तार करने का फैसला लिया गया। आप देखते हैं इस पूरे मामले को लेकर आगे क्या कुछ होता है दोस्तों। लेकिन एक तरीके से अगर आप देखेंगे बंगाली अस्मिता की बात करने वाले संगठन के ऊपर हुआ यह हमला है जिसे बंगाल के लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपनी राय जरूर लेकर आएगा। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार का बेटा फरार चल रहा है दोस्तों, फरारी काट रहा है। यानी सोचिए कि गृह राज्य मंत्री का बेटा पुलिस के हाथ नहीं लग रहा और गायब हो गया है और बीजेपी का नेता मीडिया के सामने आकर बोलता है कि उसके खिलाफ एक साजिश रची गई है और इस पूरे मामले पर निष्पक्ष तरीके से जांच होगा। सवाल यह है कि अगर बंदी संजय कुमार गृह राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहा है तो कैसे इस पूरे इलाके के अंदर सब कुछ सही तरीके से होगा। ये तो एक ऐसी बात है दोस्तों जिस पर भाजपा की जितनी आलोचना की जाए उतना कम है, क्योंकि एक गृह राज्य मंत्री का बेटा इतने बड़े कांड में पकड़ा जा रहा है दोस्तों। गृह राज्य मंत्री बोल रहा है कि उसके बेटे ने कोई गलती की है तो उसको सजा जरूर मिलेगी। सवाल यह है कि उसके बेटे ने गलती की है नहीं की है ये तो कोर्ट में तय होगा, लेकिन उससे पहले आखिर गृह राज्य मंत्री का बेटा फरारी क्यों काट रहा है। अगर उसने कुछ भी गलत नहीं किया तो उसको तो पुलिस के सामने आकर अपनी गिरफ्तारी देनी चाहिए। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और उसके समर्थक चाहे जो कुछ भी बोल ले दोस्तों, ये बात तो तय है कि गृह राज्य मंत्री का बेटा पुलिस वालों को चक्कर खिलाकर इधर से उधर भाग रहा है दोस्तों, जैसे जैसे बच रहा। अगर आप भी मानते हैं कि ये यूं ही नहीं बच रहा होगा, अगर कन्नी काट रहा
है, भाग रहा है दोस्तों, तो जरूर पिताजी का पूरा समर्थन मिल रहा होगा। ऐसे में अगर बंदी संजय कुमार ये आकर बोल देंगे कि वो अपने बेटे के साथ में नहीं है, बेटा चाहे जहां पकड़ा जाए उसको गिरफ्तार कर लो, ये सब बोल देंगे तो लोग मान जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप भी मानते हैं कि पूरी तरीके से ये मामला पुत्र मुंह में आम जनता के साथ किया जा रहे अन्याय से जुड़ा हुआ है दोस्तों पूरा मामला, और अमित शाह के मंत्रिमंडल में अमित शाह के साथ वाला मंत्री इतने बड़े कांड में फंसा हुआ है, उसके परिवार का व्यक्ति, और इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा दोस्तों, ये और ज्यादा चौंकाने वाली बात है। इस पर आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है दोस्तों। ऐसे में उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मण समाज के लोगों को इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी गठबंधन से जोड़ने को लेकर तमाम तरीके की चर्चाएं चल रही है दोस्तों। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को भारी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोगों का वोट मिलता है। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता के द्वारा दिए गए बयान को लेकर आपत्ति जता रही है दोस्तों। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता राजकुमार भाटी के द्वारा ब्राह्मण समाज के लिए इस्तेमाल किए गए अभद्र भाषा का मामला सामने आता है दोस्तों, जहां पर पार्टी के यानी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि राजनीति में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन किसी पूरे समाज को अपमानित करना एकदम स्वीकार्य नहीं है। अखिलेश यादव जी, केवल माफी से काम नहीं चलेगा, आप ऐसे बड़बोले नेताओं पर तत्काल कड़ी कार्रवाई करके इसके खिलाफ कार्रवाई करिए। कुल मिलाकर दोस्तों ये मांग की जा रही है कांग्रेस पार्टी के द्वारा दोस्तों, और कांग्रेस पार्टी के नेता अजय राय ने ये मांग की है। इससे पता चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी ब्राह्मण समाज पर की गई टिप्पणी को लेकर नाखुश है दोस्तों। ऐसे में ये बात है कि समाजवादी पार्टी को तो काफी कम ब्राह्मण समाज के लोगों का वोट मिलता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को अच्छा खासा वोट मिलता है, तो कांग्रेस पार्टी से प्रभावित होगी क्योंकि गठबंधन में है पार्टी और हर जगह जाकर बताना पड़ेगा कि दोनों के बीच में किस तरीके का अंतर है। अगर आप भी मानते हैं कि यह मामला काफी गंभीर वाला है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार ने मंत्रियों के काफिले में 50% वाहन कम करने के लिए बोला है दोस्तों। मंत्री, सांसद या विधायक हफ्ते में कम से कम एक दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर करेंगे और सभी सरकारी बैठक, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप ऑनलाइन होगा। और सीएम ने लोगों से कहा कि हफ्ते में एक दिन नो व्हीकल डे मनाए, यानी एक दिन तो गाड़ी का इस्तेमाल ही नहीं करना है, और बड़ी जगह पर वर्क फ्रॉम होम के लिए लोगों को पूरी तरीके से प्रेरित किया जाए। कुल मिलाकर दोस्तों ऐसा लग रहा है कि मानो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अब विपक्ष के दबाव में आकर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा करना शुरू कर दिया जिससे लगे कि बीजेपी के लोगों को भी देश की चिंता है दोस्तों। वरना अब तक तो धड़ाधड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस, रैली पे रैली, रोड शो पे रोड शो चल रहा था। अगर आप भी मानते हैं कि देश के अंदर अगर आम जनता पर दबाव बनाया जाएगा, घर से बैठकर काम करे, तो फिर तो मंत्रियों को भी ऐसा करना चाहिए। यानी जो आम जनता पर लागू होता है वो मंत्रियों पर भी लागू होना चाहिए। मंत्रियों को भी बड़े बड़े काफिले ले जाने की जगह छोटे 2-3 गाड़ियां ले जानी चाहिए। जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी, वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी, ये सारे चीजें छोड़नी चाहिए दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि वीवीआईपी कल्चर के कारण देश बर्बाद होता जा रहा है और कोई देख रेख करने वाला नहीं है, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या के मामले को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है दोस्तों। सीबीआई से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने के लिए बोला जा रहा है। जो रिपोर्ट है वो ये कि सीबीआई दोबारा से इस मामले पर नए तरीके से एफआईआर लिखेगी दोस्तों और जांच पड़ताल शुरू करेगी। इन्वेस्टिगेशन पूरी तरीके से निष्पक्ष तरीके से कराया जाएगा। और पश्चिम बंगाल की पुलिस ने उत्तर प्रदेश से कई लोगों को गिरफ्तार किया है दोस्तों, जो लोग साफ तौर पर इस मामले से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का नेता जो परिवहन मंत्री के साथ में उठना बैठना रखता है दोस्तों, उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिससे चौंकाने वाली बात और ज्यादा पुख्ती होती हुई नजर आ रही है। आप लोग पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर पंजाब के मोहाली के अंदर 5 स्टार होटल में छापे के बाद मोहाली के सेक्टर 68 में पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने मुख्यालय में रोड और उससे आसपास पूरे इलाके को सील कर दिया है दोस्तों। जब केंद्रीय जांच एजेंसी किसी राज्य के अंदर भ्रष्टाचार रोधी शाखा पर रेड करती है तो इस तरीके से चीजें किया जाता है दोस्तों। सूत्रों के मुताबिक ये कार्रवाई निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर से जुड़ी रिश्वतखोरी की जांच के मामले को लेकर किया जा रहा है। भुल्लर को सीबीआई ने अक्टूबर 2025 को गिरफ्तार किया था दोस्तों। सूत्रों के मुताबिक सोमवार को देर रात शुरू हुआ था ऑपरेशन, मंगलवार तक जारी रहा और कम से कम 3 सीनियर विजिलेंस अधिकारी जांच दायरे में आ गए हैं। और विजिलेंस ब्यूरो के दफ्तर में रेड के दौरान सीबीआई के अधिकारी ने विजिलेंस प्रमुख एसएस चौहान से कथित तौर पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वह उपलब्ध नहीं थे और उनका फोन भी उपलब्ध नहीं था। हालांकि चौहान ने मंगलवार को सुबह कहा कि वो उपलब्ध हैं और उन्हें दफ्तर बुलाया जाना चाहिए, वो दफ्तर आएंगे। कुल मिलाकर दोस्तों ये सारी बातें खुलकर सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि सीबीआई जांच होगी तो सब कुछ पानी का पानी हो जाएगा, दूध का दूध हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि इतना बड़ा मामला है, इस पर अभी तक जो गिरफ्तारी हुई है उन सब लोगों के ऊपर और भी जो भी जितने भी तरीके के मामले बनते हैं सब लगाकर जेल में डाल दो, लेकिन युवाओं के साथ उनका न्याय और किसानों के साथ उनका न्याय होना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की बात एकदम सही है तो अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। साथ साथ
नीति आयोग ने अब एक ऐसी बात कह दी है दोस्तों जिसे लेकर जोरदार तरीके का विवाद शुरू हो सकता है। नीति आयोग ने कहा कि पूरे देश में 2 साल के लिए सबसे बड़े कंस्ट्रक्शन कार्य रोके जाए। पश्चिम एशिया संकट को लेकर नीति आयोग की मोदी सरकार को सलाह। अब इस सलाह को लेकर विवाद ये भी बड़ा है दोस्तों, क्योंकि नीति आयोग कह रहा है और नीति आयोग के कहने के हिसाब से ही बीजेपी की सरकार नीतियां बनाती है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने ये नीति बना दी दोस्तों और देश के अंदर बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट के काम रोक दिए गए तो इससे बेरोजगारी देश के अंदर काफी ज्यादा फैल जाएगी और आम जनता त्राहिमाम करती हुई नजर आएगी दोस्तों। ऐसे में सबको बोले जा रहे हैं बार बार कि कुछ बड़ा होने वाला है, बड़ा होने वाला है दोस्तों। धीरे धीरे करके हर तरीके से केवल एक ही बात आ रही है कि देश के अंदर अर्थव्यवस्था की तो हालत दोयम दर्जे की होने जा रही है, जबरदस्त तरीके से खराब होने जा रही है और सब लोगों को इसकी तैयारी पहले से रखनी चाहिए। आप लोगों ने किस तरीके की तैयारी की है दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा, ताकि सभी लोगों को पता रहे कि अर्थव्यवस्था के खराब होने और देश के अंदर एनर्जी का संकट यानी ऊर्जा का जो संकट आने वाला है उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ताकि सभी लोग एक दूसरे का कमेंट देखकर समझेंगे कि आखिर देश की आबादी किस तरीके से होती है। दोस्तों अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पेपर लीक के मामले को लेकर एनएसयूआई कांग्रेस पार्टी के युवा मोर्चा की ओर से जोरदार तरीके का प्रदर्शन किया गया दोस्तों। केंद्र के भ्रष्टाचार और कथित केंद्र सरकार की लापरवाही को लेकर एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं और कार्यकर्ताओं ने इसमें भाग लिया दोस्तों। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने पुलिस की बैरिकेडिंग पार करने का प्रयास किया। पुलिस ने कई छात्रों और नेताओं के द्वारा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिए जाने का विरोध भी किया दोस्तों, लेकिन प्रदर्शन जारी रहा और विनोद जाखड़ ने आरोप लगाया कि लगातार हो रहे पेपर लीक से साफ हो गया है कि सरकार शिक्षा व्यवस्था को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, बिल्कुल भी सफलता नहीं मिलती है। ये काफी गंभीर मामला है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ दोस्तों जिला हापुड़ के अंदर प्रॉपर्टी डीलर अतुल तोमर की गोली मारकर हत्या के मामले को लेकर बीजेपी के जिला मंत्री नवीन तोमर और 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। आरोप है कि एक प्लॉट को लेकर विवाद में भारतीय जनता पार्टी के नेता के ऊपर बीजेपी के लोगों ने हमला कर दिया दोस्तों। इस तरह की कार्रवाई की गई। ऐसे में बीजेपी के अंदर ही जो गुटबाजी है वो खुलकर सबके सामने आ रही है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि देश के अंदर इस तरीके के बड़े बड़े प्रोजेक्ट नहीं बनेंगे तो देश का विकास नहीं हो सकता, और देश का विकास तभी होगा जब हमेशा ये उम्मीद होगी कि सब कुछ सही तरीके से जा रहा है और कोई दिक्कत कहीं नहीं है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कई लोग सवाल पूछ रहे थे कि आखिर कांग्रेस पार्टी ने डीएमके पार्टी को छोड़ क्यों दिया। कांग्रेस पार्टी को डीएमके के साथ बने रहना चाहिए था। वो जो राजनीति करते हैं कांग्रेस पार्टी को उसका फायदा दक्षिण भारत में मिलेगा, लेकिन ये बात एकदम गलत है दोस्तों। लेकिन क्योंकि जिस तरीके की राजनीति एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन कर रहे हैं उसे पता चल रहा है कि ये जानबूझकर विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। थालापति विजय के इर्द गिर्द ऐसे आरोप लगा रहे हैं जो काफी गंभीर है दोस्तों। ऐसे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर केरल के अंदर अगला मुख्यमंत्री बनाने को लेकर जबरदस्त तरीके से चर्चा चल रही है कांग्रेस पार्टी के अंदर और 3 नाम को लेकर संघर्ष चल रहा है दोस्तों। ऐसे में केरल कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ को स्पष्ट जनादेश मिला और 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया और ये गठबंधन अभी तक अपना मुख्यमंत्री तय नहीं कर पाया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा दोस्तों। और कांग्रेस पार्टी के पास 3 विकल्प है, जिसमें से केसी वेणुगोपाल के विकल्प पर ज्यादातर विधायक मान रहे हैं, लेकिन वीडी सतीशन चाहते हैं कोई नया नेतृत्व आना चाहिए और वो खुद के लिए भी नेतृत्व की मांग कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों ये बैलेंस कर पाना काफी मुश्किल है कि हमारे कौन से व्यक्ति किसके साथ रहेंगे और किसकी सरकार बनेगी। और इसके बाद अब जो अपडेट आ रही है दोस्तों वो ये कि केरल के अंदर कांग्रेस पार्टी आला कमान की तरफ से मुरलीधर को मिलने के लिए एक बार फिर से बुलाया गया है दोस्तों। जिस तरीके से हंसी मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं ऐसा लग रहा है कि केसी वेणुगोपाल और वीडी सतीशन से कई सारे मामले को लेकर अच्छे से काम कराया जा सकता है और वो काफी वरिष्ठ नेता भी हैं दोस्तों। ऐसे में कॉमन नाम के ऊपर विचार विमर्श चल रहा है जिस पर दोनों नेता मोहर लगा रहे हैं। तो फिर आने वाले दिनों के अंदर कुछ चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं केरल को लेकर दोस्तों, बल्कि आज ही नतीजे सामने आ सकते हैं। जो भी अपडेट आएगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बीजेपी के लोग महिलाओं को आगे करके उनकी आड़ में विपक्षी नेताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जगह जगह देखा जा रहा है जहां पर जितने भी सांसद है दोस्तों विपक्ष के उनके घर के बाहर आकर भारतीय जनता पार्टी की महिला इकाई की लोग प्रदर्शन करती हैं दोस्तों। ऐसे में सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा कि बीजेपी के महिला इकाई को जानबूझकर काम पर लगाया गया है विपक्षी नेताओं को परेशान करने के लिए। अखिलेश यादव ने कहा कि हम बीजेपी की तरफ से भेजी जा रही नारियों को ये समझाएंगे कि हम सबने मिलकर महिला आरक्षण बिल को 2023 में पास कर दिया था। उनके लिए हमारी इस मांग का समर्थन करके भारतीय जनता पार्टी सरकार 2027 के विधानसभा चुनावों में महिला आरक्षण को लागू करे। हम लोग तो पूरी तरीके से तैयार है, यानी अखिलेश यादव हो या कांग्रेस पार्टी हो उसके नेता हो दोस्तों, सबके सब बोल रहे हैं कि हम लोगों ने तो 2023 के अंदर बिल को पास करवा दिया था। बिल सबके सामने भी आ गया और पास भी हो गया, लेकिन बीजेपी के लोग इस मामले को नए तरीके से नए सिरों से नहीं उठा पा रहे दोस्तों, जिससे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पास कोई एजेंडा ही नहीं है दोस्तों। गड़े गड़ाए मुद्दे उठा रहे हैं और उससे बड़ी बात यह है कि ऐसे मुद्दे उखाड़ रहे हैं जो पहले ही सेटल हो चुका है, जिस पर विपक्ष पूरी तरीके से डंके की चोट पर
पर समर्थन में खड़ा रहा दोस्तों, और बीजेपी को लागू करना चाहिए, अभी से लागू करना चाहिए, लेकिन इसकी जगह नरेंद्र मोदी जाकर रोड शो कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोई जरूरत अभी भी नहीं दिखाई दे रही है दोस्तों, क्योंकि इतना खतरनाक मामला सामने चल रहा है, खतरनाक स्थिति बनी पड़ी है पूरी दुनिया में। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी वालों में बिल्कुल भी ये इच्छा शक्ति नहीं है कि नरेंद्र मोदी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया जाए ताकि आम जनता सवाल पूछे, खासकर जो मीडिया वाले निष्पक्ष पत्रकार है वो सवाल पूछे जिसका जवाब नरेंद्र मोदी दे दोस्तों। लेकिन नरेंद्र मोदी तो अपने हिसाब से प्रायोजित इंटरव्यू देते हैं, चाहे रजत शर्मा को देना हो या किसी और को, लेकिन जब बात आती है असली इंटरव्यू की या यूं कहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसमें फिर नरेंद्र मोदी दिखाई नहीं देते। आप लोग की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों का जुड़े रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।